हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैट फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो स्वागत है आपका मैथ फोरेंसिक पे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ फिंगरप्रिंट्स। देखो, हिस्ट्री चाहे किसी की भी हो वो थोड़ी सी बोरिंग तो होती है, लेकिन हमें नंबर के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। तो हिस्ट्री ऑफ फिंगरप्रिंट को ना मैं आज काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो इसके अंदर हम ओल्ड हिस्ट्री जो है, इसकी एंशियंट हिस्ट्री है, जो अपने 16-17 सेंचुरी के आसपास की हिस्ट्री है, 19th सेंचुरी के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुई, 20th सेंचुरी के अंदर हम क्या क्या डेवलप कर चुके थे। तो हम इसको है ना काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहना। थोड़ी सी बोरिंग जरूर हो सकती है क्योंकि हिस्ट्री देखो मुझे पता है पढ़ने में किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपके नंबरों में कोई कमी ना आए। ठीक है, और ये बेसिकली हिस्ट्री से ना काफी बार है ना नेट के अंदर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी सबसे पहले आती है ना वो ओल्डेस्ट डिस्कवरी है, मतलब सबसे पुराना हमें क्या मिला है कि फिंगरप्रिंट पहले यूज होते थे। तो अर्दनवियर मिले हैं। अर्दनवियर क्या होते हैं? जो हमारे मिट्टी से बने हुए कोई भी बर्तन हो गए या कोई भी चीज होगी मिट्टी से बनी हुई, उसी को हम अर्दनवियर बोल देते हैं। तो अर्दनवियर का कितने पुराने मिले हमें? 6000 साल पुराने। तो 6000 साल पुराने हमें कोई भी पोट हो सकता है, वो कोई भी गमला हो सकता है, वो किसी भी टाइप का कोई भी प्लेट हो सकती है मिट्टी की बनी हुई, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो वो 6 साल पुरानी मिली है, उनके ऊपर फिंगर इंप्रेशन हमें मिले हैं। पर उन अब हमें ये नहीं पता कि वो उन्होंने किस जानबूझ के डाले हैं, किस डेकोरेटिव पर्पस की तरफ से कि भाई अच्छे लगते हैं फिंगरप्रिंट पैटर्न, और या फिर उनको गलती से छप गए, वो बनाते बनाते गलती से लग जाता है ना, तो वो ऐसे लग गए। तो अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं है। उसके बाद क्या आता है? बेबलियन आते हैं। बेबलियन एक मेसोपोटामिया सिटी थी और सदर्न इराक की तरफ की सिटी थी, मतलब ये चाइना से रिलेटेड नहीं है, इराक की तरफ की सिटी है 1000 बीसी के अंदर। तो इससे पहले ना एक इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है, वो 3300 बीसी के अंदर है। वहां पे भी पोट्री वगैरह के ऊपर है ना फिंगरप्रिंट इंप्रेशन मिले थे। तो ये जो ओल्डेस्ट डिस्कवरी है ना, इसका कोई सर पैर नहीं है, इतने ज्यादा हमारे पास प्रूफ नहीं है इस चीज के। तो हम मेन जो हमारी हिस्ट्री होगी ना वो एंशियंट हिस्ट्री से मैं स्टार्ट करूंगा, जिसका हर एक का प्रूफ है हमारे पास। तो बेबलियन में 1000 बीसी के अंदर क्ले टैबलेट्स मिली थी। टैबलेट्स होती हैं, मतलब पत्थर का जो स्लेट ऐसी नहीं होती, उनके ऊपर कुछ कुछ लिख रखा है और एज अ कॉन्ट्रैक्ट पे वो फिंगरप्रिंट अपना छाप देते थे। तो यही थी बस ओल्ड डिस्कवरी। अब हम एंशियंट डिस्कवरी को डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं एंशियंट हिस्ट्री, यहाँ से हमारी मेन हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो 221 से लेकर 206 बीसी तक, तो ये देखो उल्टी चलती है हमेशा, बीसी 221 से लेकर 206 तक। तो 221 से लेकर इसके बीच में क्या हुआ था? हम चाइना की बात कर रहे हैं, किन डायनेस्टी की। तो उस टाइम पे किन डायनेस्टी थी, वहां के कोई राजा वगैरह होंगे। तो उस टाइम पे उन्होंने किताब लिखी थी, द वॉल्यूम ऑफ क्राइम्स इन इन्वेस्टिगेशन बर्गलरी। तो इसमें उन्होंने क्या मेंशन किया था कि जो हैंडप्रिंट्स थे ना, वो यूज करते थे एज एन एविडेंस इन केस ऑफ क्राइम। तो वो है ना हैंडप्रिंट्स को यूज करते थे क्राइम इन्वेस्टिगेशन को सोल्व करने के लिए। तो अभी क्या था, उस टाइम पे क्या होता था, किन डायनेस्टी के टाइम पे ही वो है ना, जो मान के डॉक्यूमेंट होते थे ना, मेन डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ बैम्बू स्लिप्स, उस टाइम पे बैम्बू वगैरह का यूज करते थे। तो वो उनको है ना रोल कर देते थे। रोल करने के बाद है ना उनके ऊपर एक स्ट्रिंग बांध देते थे, धागा धागा बांधने के बाद उनके ऊपर एक वो क्या बोलते हैं, सील का वैक्स होता है ना, वो डाल के उस पर फिंगर इंप्रेशन डाल देते थे। तो वो क्या होता है, उनका जो डॉक्यूमेंट था ना वो उसको वैलिड मानते थे कि फिंगर इंप्रेशन होगा ना, तो वो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड हो जाएगा। तो यही चीज इसमें बता रखी है सिर्फ कि मतलब जो डॉक्यूमेंट थे उस टाइम पे वो फिंगरप्रिंट रखते थे अपने पास, कि वो उसको ऑथोराइज कर सके कि भाई इस पर्सन ने इसको भेजा है। द यूज ऑफ फ्रिक्शन रिज, ये जो और जो फिंगरप्रिंट पैटर्न का यूज करते थे ना, मतलब जो फिंगरप्रिंट का यूज करते थे, ये किन डायनेस्टी से लेके टैंग बोल लो चाहे सैंग बोल लो, जो भी डायनेस्टी थी, ये 617 से लेके 907 एडी तक यूज हुआ था इसका। ये अब ये बीसी था, मतलब जो 206 था वो बीसी था, और ये 617 जो है वो एडी के अंदर आ चुके हैं अब हम। तो मतलब ये इतने टाइम तक फिंगरप्रिंट का यूज करते थे, सिर्फ इसलिए कि भाई ये ऑथोराइज कर सके कि भाई इस पर्सन ने लिया था। लेकिन उनको उस टाइम पे पता नहीं था कि मतलब ये चीजें, कि फिंगर इंप्रेशन में ये फिंगरप्रिंट पैटर्न होता है और डिफरेंट टाइप के माइन्यूशियाज होते हैं। उस टाइम पे कुछ मालूम नहीं था, बस वो ऐसे यूज करते थे इस चीज को। तो अब एंशियंट हिस्ट्री में हम एक और पॉइंट आता है, जापान में। जापान में भी कुछ डेवलपमेंट हुई थी। जो उनका डोमेस्टिक लॉ था ना, मतलब जो स्टेट का जो लॉ होता है, उसमें किसकी बात कर रहे हैं हम? तो उसमें क्या था, 702 एडी की बात चल रही है। तो ये जो एडी वगैरह है ना, ये जो डेट्स वगैरह है,
आपको शायद कहीं पे अलग मिल सकती है। मैंने एक बुक को रेफर किया है, तो उस बुक को मैं मेंशन कर दूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो अभी 702 में जापान में क्या था, उन्होंने एक लॉ बनाया था। तो उस लॉ में उन्होंने क्या कहा था कि अगर जो कोई हस्बैंड लिख नहीं सकता ना अपने हाथ से, तो वो क्या करेगा, किसी और मैन को हायर करेगा, वो उसकी जगह पे लिखेगा। बाद में जो बंदा है ना जो लिख नहीं सकता, वो उस पर फिंगर इंप्रेशन डाल देगा कि हाँ भाई ये मेरी मर्जी से लिखा गया है और मैंने ही इसे लिखवाया है। तो सेम ही चीज़ है, यहाँ पे भी उन्होंने फिंगरप्रिंट का यूज़ किया था। तो अब आ जाते हैं हम मेन अर्ली डेवलपमेंट पे, 17th से लेके 18th सेंचुरी पे। अब है ना बड़े-बड़े नाम आना स्टार्ट हो जाएँगे, यहाँ पे डेवलपमेंट बेसिकली स्टार्ट हो चुकी थी फिंगरप्रिंट की। तो फिक्शन रिजीज़ को, जो हमारी फिक्शन रिजीज़ होती है, फिंगरप्रिंट पैटर्न नहीं, फिक्शन रिजीज़ जो होती है, उसको जो डिस्क्राइब किया था ना, फर्स्ट करा था डॉक्टर नेहमिद गुरु ने, नेहमा गुरु। इसका नाम मतलब नाम ना यहाँ पे बहुत अजीब-अजीब मिलेंगे, तो उसमें कन्फ्यूज़ मत होना, वो आपको रटने ही पड़ेंगे। तो नेहमा गुरु ने 1684 के अंदर एक पेपर पब्लिश किया था, जिसके अंदर उन्होंने फ्रिक्शन रिजिस के बारे में बताया था। यहाँ पे इंडिविजुअलिटी वगैरह कुछ नहीं बताया था, उन्होंने बस ये बताया था कि हमारी स्किन के ऊपर फ्रिक्शन रिजिस होती है। कौन सा पेपर था वो? फिलोसफिकल ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। अब इसमें क्या था कि जो रॉयल सोसाइटी थी ना लंदन की, वो अपने जो ट्रांजैक्शन थे ना उन पे फिंगरप्रिंट का यूज़ करते थे। बेसिकली वहीं से इसे पता चला था कि फ्रिक्शन रिजिस कुछ होती है। तो 1685 पे आ जाते हैं हम। 1684 में क्या था, इन्होंने पेपर पब्लिश कर दिया फ्रिक्शन रिजिस के ऊपर। अब इस 1685 पे किसी और ने उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करी, वो कौन थे? गोवार्ड बिडलो। तो इन्होंने क्या था, डच एनाटॉमिस्ट थे, तो इन्होंने भी एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, जिन्होंने इसको बताया था कि जो पिपलरी रिजिस होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट टाइप की जो रिज होती है ना वो प्रेजेंट होती है हमारे थंब वगैरह पे, जो मतलब ये उभरी हुई लकीरें होती है ना। आपने मेरी वीडियो नहीं देखी ना, उसको देखो आप जाके, उसमें सारी डिटेल के अंदर मैंने सब कुछ समझा रखा है। तो ये जो रिजिस के बारे में इन्होंने इसमें भी बता रखा था, बट फेल्ड टू एड्रेस इंडिविजुअलाइजेशन और परमानेंस। ना तो उन्होंने ये बताया कि ये चीज़ें परमानेंट होती है, ना ही ये बताया कि हम इससे किसी को इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। अभी तक इंडिविजुअलाइजेशन जैसा कुछ आया ही नहीं था फिंगरप्रिंट के अंदर। तो अब क्या आते हैं मार्सिलो माल्फेजी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है और इनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो मार्सिलो माल्फेजी ने 1687 के अंदर आए थे, ये इटालियन फिजियोलॉजिस्ट थे ये मार्सिलो माल्फेजी। तो इन्होंने क्या करा था, एक पेपर लिखा था कंसर्निंग द एक्सटर्नल टैक्टाइल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल टैक्टाइल ऑर्गन्स मतलब जो बाहर के जो हमारे होते हैं, बेसिकली स्किन की बात कर रहे हैं। इन विच फंक्शन, मुझे उन्होंने क्या बताया था कि जो हमारे फ्रिक्शन रिज होते हैं ना उसका फंक्शन क्या है। इन्होंने सबसे पहली बार बताया था कि जो हमारा फ्रिक्शन रिज का फंक्शन होता है वो किसी चीज़ को ग्रिप करने में मदद करता है। तो मार्सिलो माल्फेजी ने बताया था कि जो फ्रिक्शन डिजीज़ होती है ना, उनका मेन पर्पज़ क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है ना, उसको इंक्रीज़ करना होता है। मतलब आप किसी चीज़ को पकड़ते हो ना, तो उस चीज़ को है ना फिसलने नहीं देती वो आपके हाथ से, ग्रिप बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो मार्सिलो माल्फेजी ने उसके स्ट्रक्चर पे काम किया था, उसके वर्क पे, मतलब वो क्या काम करती है, क्या यूज़ है उसका, उस चीज़ के ऊपर काम किया था। उसके बाद आते हैं जेसीए मेयर इन 1788। तो अब हम है ना 18th सेंचुरी की तरफ आ चुके हैं। जो सेंचुरी होती है ना वो हमेशा 1 साल आगे चलती है। मतलब अगर जो मैं 1601 की बात कर रहा हूँ, तो मतलब 17th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं 1700 के अंदर की कोई भी बात कर रहा हूँ ना, 17 चाहे वो 15 हो, 10 हो, चाहे कुछ भी हो, 1710 या 1715 या 1780, तो वो हमेशा 18th सेंचुरी के अंदर आएगी। तो 1 साल आगे चलती है मतलब सेंचुरी। तो जेसीए मेयर ने क्या किया था, इन्होंने है ना फिंगरप्रिंट पैटर्न को डिटेल में स्टडी करा था, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है एनाटॉमिकल कॉपर प्लेट्स विद एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें इन्होंने है ना ड्राइंग बनाई थी डिफरेंट फ्रिक्शन रिजिस की या डिफरेंट पैटर्न्स की। तो और इन्होंने ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई थी एक, कि ऑल्दो द अरेंजमेंट ऑफ फ्रिक्शन रिज, मतलब जो हमारी जो फ्रिक्शन रिज होती है ना, उसका जो अरेंजमेंट है ना वो कभी भी किसी भी 2 पर्सन में डुप्लीकेट नहीं होता। तो इन्होंने इंडिविजुअलाइजेशन की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं थोड़ा-थोड़ा करके। पर जो सिमिलैरिटीज़ है ना वो आप देख सकते हो कि ज़्यादातर चीज़ें आपको सेम मिलेगी 2 पर्सन के अंदर। तो मतलब इंडिविजुअलाइजेशन की तो बात होगी यहाँ पे, लेकिन एक तरीके से ढंग से बात नहीं हुई इस चीज़ को। उन्होंने बोल भी दिया और एक तरीके से नहीं भी बोला। तो यहाँ से हमारी बेसिकली इंडिविजुअलाइजेशन स्टार्ट हो चुकी थी फिंगरप्रिंट की। तो 19th सेंचुरी के अंदर जो हमारे सबसे पहले पर्सन आते हैं वो आते हैं डॉक्टर जोहानसन ई परकंजी। ई परकंजी मतलब परकंजी है मेन, जो 1787 से लेके मतलब 1689 इनका बर्थ पीरियड है टोटल। तो इन्होंने क्या था, द प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेजुला इन जर्मनी। तो ये एक प्रोफेसर थे ब्रेसुला जर्मनी के अंदर। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, थीसिस लिखी थी, बेसिकली एक पेपर लिखा था, कमेंट्री ऑन द फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ विजन एंड
कॉन्टेजियस सिस्टम। तो इन्होंने क्या करा था, फिंगरप्रिंट पैटर्न को है ना 9 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया था। अब ये जो परकंजी थे ना, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने फिंगरप्रिंट पैटर्न को क्लासिफाई कर दिया था। इन्होंने बता दिया था कि भाई ये डिफरेंट टाइप के पैटर्न होते हैं। जैसे फिंगरप्रिंट पैटर्न के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो देखना। तो इसमें आपको ना फिंगरप्रिंट पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा कि हमारे कौन-कौन से पैटर्न्स होते हैं। आर्चेस, लूप, व्हर्ल्स, टेंटेड आर्च और भी डिफरेंट टाइप के एक्सीडेंटल पैटर्न्स होते हैं। तो उनके बारे में आपको पता चल जाएगा डिटेल में। तो 1823 के अंदर इन्होंने है ना फिंगरप्रिंट पैटर्न को बता दिया, दुनिया के सामने रख दिया था कि डिफरेंट टाइप के फिंगरप्रिंट पैटर्न होते हैं। वो हम पढ़ेंगे कि कौन-कौन से इन्होंने 9 पैटर्न दिए थे। तो हिज कंट्रीब्यूशन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इन्होंने 9 पैटर्न दिए थे। फिर उसके बाद ही हैंडी क्लासिफिकेशन जो हमारी आई थी ना, और हैंडी क्लासिफिकेशन के ऊपर भी मैं जल्दी से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो अभी हम है ना हैंडी क्लासिफिकेशन की तरफ भी धीरे-धीरे बढ़ रहे थे यहाँ से। तो परकन जी ने क्या करा, 9 फिंगरप्रिंट पैटर्न दे दिए थे। अब ये देख जान लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लेकिन जान लेते हैं कि परकन जी ने कौन-कौन से पैटर्न दिए थे। तो ये थे सारे के सारे जो हमारे पैटर्न है ना, आप देख सकते हो। ट्रांसवर्स कर्व बेसिकली आर्चिस की बात कर रहे हैं। ओब्लिक कर्व ये भी एक तरीके से आर्चिस की बात है। और ओवल ओवल वर्ल्स, ये देखो डिफरेंट टाइप के वर्ल्स है। डबल वर्ल्स होगा मतलब हमारा ट्विन लूप हो, ट्विन लूप भी हो सकता है ये। तो एनोलोमस वर्ब, कंसेंट्रिक वर्ब, एक साथ सर्कल सर्कल वर्ल्स होते हैं। डिफरेंट टाइप के वर्ल्स होते हैं और डिफरेंट पैटर्न्स को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये हमारे लिए मेन नहीं है, तो इसको ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ना। जो हमारे मेन फिंगरप्रिंट पैटर्न है वो मैं आपको बता चुका हूँ अपनी वीडियो में। तो अब क्या होता है, जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए थे जिनका नाम था हरमन वेल्कर। अभी ये क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैले थे, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ हैले से ये पढ़े थे। तो इन्होंने क्या किया था, स्टडी ऑफ फ्रिक्शन रिज स्किन परमानेंस। अब यहाँ से परमानेंसी की बात आ चुकी थी फ्रिक्शन रिजिस की, कि भाई फ्रिक्शन रिजिस जो होती है वो परमानेंट होती है। अभी पक्का नहीं हुआ था ये चीज परमानेंट होती है नहीं होती, लेकिन यहाँ से बात उठनी स्टार्ट हो चुकी। तो इन्होंने करा क्या था, एक साल इन्होंने अपनी फोटो खींची। मान लो ये इन्होंने, मान लो अभी 2000 चल रहा है, तो 2000 में एक फोटो खींच ली। तो उसके बाद इन्होंने 2005 में एक और फोटो खींची, फिर एक और फोटो खींची 2010 में। तो ऐसे इन्होंने देखा कि ये तो चेंज ही नहीं हो रही, तो ये परमानेंसी की यहाँ से बात आनी स्टार्ट हो चुकी थी। तो फिर उसके बाद आए हार्शल, विलियम हार्शल। तो अब हार्शल, अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है और इस चीज को आपको मिस नहीं करना है। अब बाकी पिछली भी अगर आपने स्किप करी है तो कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हार्शल को आप स्किप मत करना। अब यहाँ से जितने भी पर्सन आएंगे ना, वो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी फिंगरप्रिंट हिस्ट्री के अंदर। तो इन्हें बोर्न इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के थे ये। मूव्ड इन 1853, और 1853 में कहाँ मूव कर दिए थे, बंगाल में मूव कर दिए थे इंडिया के अंदर एट द एज ऑफ 20। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे उस टाइम पे थी। तो अपॉन हिज अपॉइंटमेंट एज मैजिस्ट्रेट, एज अ मैजिस्ट्रेट थे ये इंडिया के अंदर, एंड कलेक्टर एट हुगली, हुगली डिस्ट्रिक्ट बंगाल, ठीक है। तो नियर कैलकाटा, कैलकाटा के अंदर की बात चल रही है 1877 के अंदर की। तो हर्षल ने क्या करा था, जो फ्रिक्शन डिजीज है ना उनको इंडिविजुअलाइजेशन के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया था। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने फिंगरप्रिंट को इतना ज्यादा डिटेल में स्टडी किया था। तो हर्षल कंटिन्यूज ही स्टडी इन परमानेंस, मतलब इन्होंने ये पक्का कर दिया था कि जो परमानेंस है ना, जो फिंगरप्रिंट की, वो फिक्स है। मतलब अगर आपका फिंगरप्रिंट पैटर्न एक बार बन गया, फिंगरप्रिंट डिजीज जो है वो बन गई आपकी, तो परमानेंट है थ्रू आउट लाइफ। तो उन्होंने भी वही करा कि एक साल फोटो खींची, फिर 2-4 साल बाद फिर खींची, फिर उन्होंने बाद में खींची, तो उससे उन्होंने ये पता कर लिया कि ये जो चीज है परमानेंट है। तो उसके बाद क्या था, ऑल ही पब्लिश्ड द प्रिंट ऑफ हिमसेल्फ टेकन इन 1859, 1877, उसके बाद 1960, मतलब डिफरेंट साल में उन्होंने फोटो खींची अपने फिंगरप्रिंट पैटर्न की। और उन्होंने ये बता दिया कि भाई ये जो फिंगरप्रिंट होता है ना, ये तो भाई फिक्स है पूरी परमानेंट के लिए, मतलब पूरी लाइफ के लिए आपका फिक्स है। तो अब हम आ जाते हैं हेनरी फोल्ड्स के ऊपर। अब हेनरी फोल्ड्स है ना, दो दो हमारे पास हेनरी है, एक तो हेनरी फोल्ड्स है और एक एडवर्ड रिचर्ड हेनरी है। तो ये दोनों अलग अलग पर्सन है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कभी एक ही समझ लो इन दोनों को। तो ये इन्होंने क्या करा, एक लेटर लिखा था चार्ल्स डार्विन को। चार्ल्स डार्विन अगर आपको नहीं पता, तो इन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी है। मतलब हम कैसे कैसे हमने इवोल्व किया है, कैसे हम मतलब बैक्टीरिया से लेके अब तक पूरे बने हैं, वो उनको इवोल्यूशन थ्योरी दी है इन्होंने बेसिकली बायोलॉजी के अंदर। तो फरवरी 16 1880 को इन्होंने लेटर लिखा है हेनरी फोर्ड ने चार्ल्स डार्विन को, कि भाई ये जो हमारे फिंगरप्रिंट पैटर्न है ना, क्या पता उनका दोस्त हो ये चार्ल्स डार्विन वगैरह। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जो फिंगरप्रिंट पैटर्न है ना, ये तो यूनिक होता है, हर पर्सन के अलग होते हैं फिंगरप्रिंट जो होते हैं, और इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। अब हमारे यहाँ से क्लासिफिकेशन की बात स्टार्ट हो गई, फिंगरप्रिंट की यूनिकनेस की बात स्टार्ट हो गई।
तो उसके बाद क्या था, इन अक्टूबर 1880 फोर्ड सबमिटेड एन आर्टिकल, फिर उसी साल उन्होंने अक्टूबर के अंदर एक आर्टिकल को पब्लिश कर दिया कि जनरल नेचर, नेचर आपको नहीं पता तो अभी भी आज के टाइम में भी नेचर एक काफी बड़ी पब्लिकेशन है जो रिसर्च पेपर को पब्लिश करती है। इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म रिसर्चर ऑफ हिज फाइंडिंग कि भाई जो फिंगरप्रिंट पैटर्न है वो यूनिक है और क्लासिफिएबल है। तो उसके बाद इन दैट आर्टिकल प्रपोज द फिक्शन इज इंडिविजुअलाइजेशन, कि हम उससे इंडिविजुअलाइजेशन कर सकते हैं पर क्योंकि यूनिक है, एट क्राइम सीन एंड गेव टू प्रैक्टिकल एग्जांपल। इन्होंने उस टाइम एग्जांपल भी दिए कुछ कि भी फिंगरप्रिंट को हम ऐसे ऐसे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन टू पब्लिश, ये पहले हेनरी फोर्ड्स वो पहला पर्सन था जिन्होंने जनरल में फ्रिक्शन डिजीज की वैल्यू को बताया था और उसको क्राइम के अंदर यूज करने की सलाह दी थी। तो ये पहले पर्सन थे हेनरी फोर्ड्स। और इस चीज को आप काफी ज्यादा याद रखना, डिटेल में याद रखना, क्योंकि यही है जो हमारी मेन हिस्ट्री है ना डेवलपमेंट इसकी, वो यही है। तो हेनरी फोर्ड्स के बाद है ना गिलबर्ट थॉमसन आए थे 1882 के अंदर। तो 1882 के अंदर वो एक न्यू मैक्सिको में थे और एक अपना प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे ना, ताकि उनको कोई और फोर्ज ना कर सके, इसलिए उन्होंने उस पे अपने फिंगरप्रिंट लगा दिए। तो यहाँ से है ना फिंगर इंप्रेशन का यूज होना स्टार्ट हो गया था। तो अब आ जाते हैं मार्क ट्वेन के ऊपर, ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है इसके अंदर, इन्होंने वोलर पैड्स वगैरह के ऊपर बात की थी। तो इनका जो रियल नाम है वो है सैमुअल लेगोनेस क्लेमेंस, ठीक है, इनका पूरा नाम है पर इनको बोलते हैं मार्क ट्वेन ही है। तो एक अमेरिकन थे ये, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है लाइफ ऑफ मिसिसिपी। और इन्होंने है ना जो इंप्रेशन होते हैं ना उनकी परमानेंस और यूनिकनेस के बारे में बात की थी। तो और इन्होंने क्या बोलते हैं परमानेंस और यूनिकनेस के ऊपर बात की थी। उसके बाद आ जाते हैं डॉक्टर आर्थर कोलमैन ऑफ हैम्बर्ग, हैम्बर्ग के थे आर्थर कोलमैन। तो 1883 के अंदर ही मार्क ट्वेन के साथ साथ ही इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया था वोलर पैड्स को। तो इन्होंने है ना वोलर पैड्स के बारे में बात किया था। वोलर पैड्स अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखना बेसिक ऑफ फिंगरप्रिंट्स, उसमें कैसे डेवलपमेंट होती है ना फिंगरप्रिंट की, उसके लिए वोलर पैड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वो जाके देख सकते हो। तो वोलर पैड्स के बारे में उन्होंने बता दिया कि वोलर पैड्स हैंड्स पे भी होते हैं और फीट पे भी होते हैं। तो उसके बारे में उनको बता दिया था। उसके बाद हम आ जाते हैं अल्फोंसो बर्टिलियोन। अल्फोंसो बर्टिलियोन को तो आपने बहुत नाम सुना होगा। तो इन्हीं कौन से थे, एंथ्रोपोमेट्री के हमारे फादर हैं। तो बर्टिलियोन, इन्होंने बर्टिलियोनेज दिया था, मतलब एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम दिया था बॉडी में, पूरी बॉडी मेजरमेंट का। 1882 में उन्होंने स्टार्ट कर दी थी इसकी स्टडी करना। फिर एक प्रिजन के अंदर, फ्रेंच प्रिजन थी, उसके अंदर उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। लेटर उसको फिर एक बायोमेट्रिक सिस्टम पूरा, मतलब वो जो उनका मेजरमेंट का सिस्टम था ना, वो पूरे यूरोप में उन्होंने फैला दिया था। मतलब काफी ज्यादा ड्यूअल सिस्टम बनाया था उन्होंने एंथ्रोपोमेट्री का। तो एंथ्रोपोमेट्री के बाय द वे अगर आप नहीं जानते तो एंथ्रोपोमेट्री के ऊपर भी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोमेट्री एंड फील्ड, और उसके अलावा क्रेनियोमेट्री भी मैं पूरे तरीके से खत्म कर चुका हूँ। तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। तो एंथ्रोपोमेट्री में उन्होंने क्या करा था, 1882 में स्टडी करना स्टार्ट किया था प्रिजन के अंदर एक, कि भाई मेजरमेंट से हम किसी को इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो और 1888 तक तो उनका सारा काम सेट हो गया था और सारी जगह यूरोप में उनको नाम फेम हो गया था, मतलब कि भाई अल्फोंसो बर्टिलो ने सिस्टम डेवलप कर दिया है। उसके बाद कंप्लीट एंथ्रोमेट्री रिकॉर्ड, मतलब जो इनका एंथ्रोपोमेट्रिक रिकॉर्ड था, बाद में वो क्या क्या कैरी करता था, पहले तो बेसिकली मेजरमेंट ही कैरी करता था, लेकिन जब बिल्कुल परमानेंट हो गया था वो सिस्टम, उसके बाद वो क्या क्या चीजें करता था। 11 बॉडी मेजरमेंट, अब वो कुछ भी हो सकती है, आपकी लेंथ, आर्म हाइट, आपके आईब्रो का डिस्टेंस, कुछ 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 भी हो सकता है। उसके बाद आपके 2 फोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ्स होती थी, फ्रंट और बैक, राइट की साइड की। एंड रेस्ट सेट ऑफ ऑल 10 फिंगरप्रिंट्स, यहाँ पे उन्होंने फिंगरप्रिंट को भी बाद में ऐड कर दिया था, पहले फिंगरप्रिंट पे उन्होंने कोई जोर नहीं दिया था। और उन्होंने फिंगरप्रिंट के अंदर डेवलपमेंट की भी नहीं थी, उन्होंने एंथ्रोपोमेट्री के अंदर की थी। लेकिन बाद में उन्होंने टाइम के साथ साथ फिंगरप्रिंट को भी ऐड कर दिया था। तो उसके बाद आए थे सर फ्रांसिस गैल्टन, और इनको बेसिकली बोल देते हैं फादर ऑफ फिंगरप्रिंट्स। अब फ्रांसिस गैल्टन कौन थे, मैंने आपको है ना पहले ही बताया था इन स्लाइड्स के अंदर कि हेनरी फोर्ड्स ने एक लेटर भेजा था चार्ल्स डार्विन को, ठीक है। चार्ल्स डार्विन क्यों इंपॉर्टेंट थे, जो गैल्टन थे ना वो फरवरी में बोर्न हुए थे 1822 के अंदर, ठीक है, स्पार्कब्रुक इंग्लैंड के थे वो। एंड अ कजन ऑफ चार्ल्स डार्विन, हेनरी फोर्ड्स ने ना जो चार्ल्स डार्विन को लेटर दिया ना, उस लेटर के थ्रू अच्छा फ्रांसिस गैल्टन को कुछ समझ आया कि भाई अब तो फिंगरप्रिंट में रिसर्च करनी है। तो इन्होंने तब जाके फिंगरप्रिंट में रिसर्च करी थी। तो एज अ ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट बुक, हम सबको पता है इन्होंने एक अपनी सबसे एक बड़ी किताब लिखी थी फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, 1892 के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट बुक है वो फिंगरप्रिंट की, उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था उसके अंदर, ठीक है। उन्होंने फिंगर रिज को एक्सप्लेन कर दिया था, डिफरेंट टाइप के मान्यूशियाज दे दिए थे, सब कुछ दे दिया था उन्होंने।
तो गैल्टन ने फर्स्ट डिफाइन करा था माइन्यूशियास को नेम स्पेसिफिक, जो हमारे बाइफरगेशन है, ट्राइफरगेशन है, डिफरेंट टाइप की है, वो भी मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, वो आप देख सकते हो। एंड माइन्यूशियास बिकेम नोन एज गैल्टन डिटेल्स। माइन्यूशियास को वो गैल्टन डिटेल्स भी बोल देते थे एक तरीके से। तो उसके बाद आए थे रेनी फॉर्जियोट, फ्रेंच मेडिकल लीगल साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या करा था, एक थीसिस पब्लिश की थी 1891 के अंदर, विच प्रपोज यूजिंग पाउडर केमिकल मेथड ऑफ डेवलपिंग लेटेंट फिंगरप्रिंट्स। यहाँ से उन्होंने फिंगरप्रिंट लेटेंट, जो लेटेंट फिंगरप्रिंट होते हैं ना हमारे, उसकी डेवलपमेंट की बात स्टार्ट कर दी थी कि भी हम जो लेटेंट फिंगरप्रिंट्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हुआ नहीं था कुछ भी, हमें पता नहीं था कैसे डेवलप करना, पर स्टार्ट हो चुका था यहाँ से डेवलपमेंट। तो 1892 के अंदर ये ना एक मर्डर केस हुआ था जिसको हम बोलते हैं रोजर्स मर्डर केस। तो ये है ना पहला केस माना जाता है कि फर्स्ट टाइम कि एक होमिसाइड का केस था और उसको फिंगरप्रिंट एज एविडेंस लेके उसको सोल्व किया गया था। और यहीं से ना अर्जेंटीना में था ये जगह। तो अर्जेंटीना है ना, वो बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रिलाई सोलली ऑन द फिंगरप्रिंट एज अ मेथड ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। तो यहाँ से फिंगरप्रिंट की जो इसे इंडिविजुअलाइजेशन करना था ना, वो बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब धीरे धीरे है ना एक्सेप्टेंस की ओर आ रहे हैं हम फिंगरप्रिंट की। तो अब आए थे सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी, वो हेनरी फोर्ड्स अलग थे, ये अलग है। तो एडवर्ड रिचर्ड हेनरी ने क्या करा था, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ लोअर प्रोविंस बंगाल, अब ये भी बंगाल के अंदर ही थे। ठीक है, हेनरी फोर्ड्स भी बंगाल के अंदर ही थे। तो अभी ये क्या कर रहे थे, इन्होंने है ना गैल्टन्स के मेथड को डिटेल में स्टडी करा था, जो फेल्टन फेल्क वो फ्रांसिस गैल्टन थे ना उनका। तो इन्होंने है ना क्लासिफिकेशन मेथड बनाने की सोची थी। तो उन्होंने क्या करा, दो साइंटिस्टों को लगा दिया, इंडियन साइंटिस्ट थे जो जो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके नाम भी खान बहादुर अजीजुल हक एंड राय बहदन हम हेमचंद्र बोस। ठीक है, तो ये दोनों नाम थे इनके। और इन्होंने इनके साथ में इन दोनों ने ही बेसिकली फिंगरप्रिंट की जो क्लासिफिकेशन है ना, जो हम पढ़ते हैं हैंडी 10 डिजिट क्लासिफिकेशन, इन्होंने ही डेवलप करी थी वो। तो 1897 के अंदर है ना वर्ल्ड फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो एस्टैब्लिश हुआ था इंडिया के अंदर। कहाँ पे, कलकत्ता के अंदर। कब हुआ था, 1897 के अंदर। तो हिस्टोरिक मूवमेंट थी वो एक सबसे बड़ी इंडिया के लिए, क्योंकि बर्थ प्लेस ही था, इंडिया ही फर्स्ट बर्थ प्लेस था जहाँ पे फिंगरप्रिंट का एक पूरा का पूरा ब्यूरो एस्टैब्लिश हो चुका था। तो अब हम आ जाते हैं 20th सेंचुरी की तरफ। अब 20th सेंचुरी मतलब इन दिसंबर 1900 आ गया, तो मतलब 20th सेंचुरी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके अंदर क्या हुआ था, एक कमेटी बैठी थी, बेल्पर कमेटी बोलते हैं इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर। तो चेयर्ड बाय लॉर्ड बेल्पर। ठीक है, उसके जो मतलब जो मेन पर्सन थे जो बैठे थे वहां पे, लॉर्ड बेल्पर थे। उन्होंने ना क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड्स के अंदर है ना फिंगरप्रिंट को एक्सेप्ट कर लिया था। मतलब फिंगरप्रिंट है ना एज अ रिकॉर्ड और एज अ इंडिविजुअलाइजेशन यहाँ पे यूज होना स्टार्ट हो चुका था। तो और ये क्यों हुआ था, कमेटी में बात किस वजह से हुई थी, हेनरी के जो 10 डिजिट क्लासिफिकेशन उन्होंने दी थी, उसके सिस्टम को आधार लेते हुए उन्होंने जो मेंशन किया था, उसके बेसिस पे इवेंचुअली उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था फिंगरप्रिंट को एज आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो अक्टूबर 17 1902 के अंदर जो बर्टिलियन थे ना, जो अल्फोंसे बर्टिलियन थे, अल्फोंसे बर्टिलियन ने ना पहले फिंगरप्रिंट को ज्यादा भाव दिया नहीं था। तो वो अपने एंथ्रोपोमेट्रिक पे ही टिके हुए थे कि भाई वही सबसे मेन है और वही सब सारी चीजों में यूज होगी। लेकिन बर्टिलियन ने 1902 के अंदर, तो बटालियन जो थे उन्होंने 1888 तक तो फ्रेंच में थे, 1880 मतलब जो भी 94 1904 तक थे। तो लेकिन 1902 के अंदर है ना 17 अक्टूबर को वो वापिस से उनको बुलाया गया था एक इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसकी, मर्डर केस की एक इन्वेस्टिगेशन थी, जोसेफ रेबल की। तो एज अ रिजल्ट जो उन्होंने काम करा था ना उस केस में ना एंथ्रोपोमेट्री का कुछ यूज हुआ नहीं, वो फिंगरप्रिंट ने है ना वो केस सोल्व कर दिया था जो कि बटालियन ने यूज करा था। तो उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी कि भाई फिंगरप्रिंट भी एक एज एविडेंस यूज हो सकता है। तो और एक और इम्पोर्टेंट केस आता है फिंगरप्रिंट के अंदर, विलियम एंड विल वेस्ट स्टोरी। ये दोनों जुड़वा भाई थे, एक विलियम था एक विल था। तो ट्विंस थे, इनकी एग्जैक्ट हाइट वेट बॉडी वगैरह पूरा स्ट्रक्चर सब सेम था। तो एंथ्रोपोमेट्री क्या हुई थी यहाँ पे, होगी फेल। तो हुआ क्या था इसके अंदर एक्चुअली, एक जने को सजा होनी थी, किसी ने कुछ कर दिया होगा तो एक जने को सजा होनी थी। तो वो क्या बोलते हैं, अ मैन वाज अरेस्टेड इन 1903, 1903 में एक बंदे को अरेस्ट किया था, एक ल्यूवेनवर्थ प्रिजन थी कनास के अंदर। तो उन्होंने क्या करा था कि जो अरेस्ट हुआ था वो बंदा अपने आप को क्लेम कर रहा था विल। ठीक है, लेकिन उसका कोई भी क्रिमिनल डाटा उनके पास था नहीं, जिसका था वो कौन था, विलियम था। तो अब क्या हुआ, एंथ्रोपोमेट्री तो यहाँ पे फेल होगी क्योंकि सब कुछ सेम था। तब
उसने क्या करा था कि जो मतलब जो उनके पास रिकॉर्ड था ना वो विलियम का था, लेकिन जो वो बंदा क्लेम कर रहा था ना, जो अरेस्ट हुआ था, वो कह रहा था मैं तो विल्लू भाई, वो तो दूसरा बंदा है। तो कंफ्यूज हो गए थे उस बात पे। तो अब क्या हुआ था, फिर एंथ्रोपोमेट्रिक को छोड़ के फिंगरप्रिंट का यूज किया गया था उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए। तो यहाँ से ये साबित होगा कि जो फिंगरप्रिंट है वो एंथ्रोपोमेट्रिक से फार सुपीरियर है। तो 1908 के अंदर क्या हुआ था, फर्स्ट फिंगरप्रिंट कार्ड ऑफिशियली क्रिएटेड। फिंगरप्रिंट कार्ड आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हो, ये कार्ड होता है जिसमें 10 के 10 फिंगरप्रिंट आपके लगते हैं, और आपके 4 के 4 उंगलियां लगती है, और थंब प्रिंट्स भी लगते हैं। तो 20th सेंचुरी के अंदर हम हो जाते हैं 1924 के अंदर। तो एफबीआई यूनाइटेड स्टेट ने क्या करा, फर्स्ट जो फिंगरप्रिंट सिस्टम है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम वो एक्सेप्ट कर लिया, मतलब वो डाटाबेस रखना स्टार्ट कर दिया फिंगरप्रिंट्स का। तो 1955 के अंदर क्या करा, जो सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरोस हैं, जो अपना बेसिकली सीएफपीबी है जो अपना, वो एस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता के अंदर। सबसे पहला फिंगरप्रिंट ब्यूरो भी कलकत्ता के अंदर हुआ था। फिर उसके बाद जो सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो है वो भी कलकत्ता के अंदर हुआ था, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी के अंदर हुआ था। इट वाज लेटर ट्रांसफर टू सीबीआई, मतलब पहले आईबी के अंदर था, फिर वो सीबीआई के अंदर आ चुका था 1973 के अंदर। ठीक है, बेसिकली ये जो लैब एस्टेब्लिशमेंट है ना, मैं अपनी हिस्ट्री ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड इंडिया वाली वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ, तो आप वो चीज़ आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो ऑफिस प्लेज अंडर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, और ये जो कंटेंट है ना, और कहीं पे भी एक जगह पे अवेलेबल नहीं है, इसको ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे को भी मेरे को भी मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो लेटर सीबीआई में ट्रांसफर हो गया था वो 1973 के अंदर, और फाइनली प्लेस्ड अंडर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। बाद में हमें पता है एनसीआरबी के अंदर ही अब सब कुछ जो भी नेशनल रिकॉर्ड होते हैं वो एनसीआरबी हैंडल करता है 1986 तक। तो अब क्या हुआ, 1980 से लेकर 1990 तक इंडियन वर्जन ऑफ ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं एफिस। ठीक है, ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, और उसको हम क्या बोल एक उसको फैक्ट्स बोल देते हैं, मतलब जो उसका सॉफ्टवेयर है उसको फैक्ट्स बोल देते हैं। वो डेवलप्ड बाय एनसीआरबी एंड सीएमसी लिमिटेड इंडिया। मतलब इन दोनों को मिलके एक एफिस बनाया था, ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इसके बारे में हम डिटेल में अलग वीडियो में बात करेंगे, इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पहले ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो 2020 के अंदर क्या हुआ था कि अभी 20 रिसेंटली की बात है, 21st सेंचुरी मतलब यूनिक जो हमारी यूआईडीएआई है, जो बेसिकली आधार कार्ड वगैरह को मैनेज करती है, तो उनके पास सबसे बड़ा डाटाबेस है फिंगरप्रिंट्स का। फिर उसके बाद एफबीआई पे भी है डाटाबेस सबसे ज़्यादा। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट फिंगरप्रिंट डाटाबेस जो हमारे पास यूआईडीएआई के पास है, मतलब आधार कार्ड वाली जो कंपनी है हमारी, वो बायोमेट्रिक भी है उनके पास, सारे फिंगरप्रिंट्स भी है, और आइरिस आइडेंटिफिकेशन, आइरिस स्कैन भी है सबके पास। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ पढ़ सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू, आरिगातो गोजाइमास। मिलते हैं आपसे अगली